अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। 7वें चरण के लिए वोट युद्ध की तैयारी हो रही है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री के तेवर तीखे दर तीखे होते जा रहे हैं। 7वें चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो बातें कही वो दूर तलक गई। भाषाई मर्यादाओं की चर्चा होने लगी और इन सब के बीच आरक्षण की आग मुजरा पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि जुबानी जंग में जिस तरीके से चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि लोग 40 के नीचे हैं, दूसरी तरफ 400 पार वाले अपना दम भर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में भाषाई मर्यादा पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। आज महत्वपूर्ण रूप से बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये तीखे तेवर जो इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि क्या उनका टारगेट पूरा हो चुका है और विपक्ष के जो दावे हैं वो हवा हवाई हो रहे हैं। आज इन्हीं पर होगी बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, कराएंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले वो बयान आपके सामने एक बार फिर से रखते हैं जिस पर इतना हंगामा हो रहा है, जिस पर विपक्ष इतना लाल हो रहा है, आग बबूला हो रहा है। प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये बयान भाषाई मर्यादा को तार तार कर रहा है। बात निकल रही है तो दूर तलक जा रही है। विपक्ष किस तरह से आग बबूला है, प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहा है। आइए जरा विपक्ष की चर्चा भी देख ही लेते हैं। मोदी जी खुद घबरा गए हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे। यहाँ भी आके जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया। किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजराए करना है, मुजराए करना है। ऐसी बातें मैं ही नहीं समझता। एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहाँ, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे। आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या कहें, अब समझ में नहीं आ रहा। इनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है, 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है
और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हो उनका तुरंत इलाज कराएं, उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लगता। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। और प्रधानमंत्री को हम सच बोले छोटे हैं, लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। अब यहाँ पर भाषाई मर्यादा का जिक्र होने लगा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे देश की जनता भी आहत हो रही है, वो आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति में इतना तो तय है कि जो 400 पार का एक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया है, उस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के तीखे तेवर हैं। लेकिन ये तीखे अंदाज विपक्ष को इस कदर चुभ रहे हैं कि सीधे तौर पर अब बात भाषाई मर्यादा पर आ चुकी है। आइए आज की चर्चा इसी पर शुरू करते हैं। पैनलिस्ट आपके सामने हैं, सभी का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्र जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पंडित राज शर्मा जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हैं और जनमान्य राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुरुआत आज पंडित राज शर्मा जी आपके साथ करना चाहती हूँ। सवाल आप लोग उठा रहे हैं भाषाई मर्यादा को लेकर, प्रधानमंत्री का एक शब्द जिसे लेकर इतनी ज्यादा तीखे तेवर विपक्ष के हैं। प्रश्न दो उठते हैं, एक तरफ भाषाई मर्यादा को तार तार करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ प्रश्न ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री के ये तीखे तेवर संकेत दे रहे हैं कि 400 पार उन्होंने केवल नारा नहीं दिया, वो टारगेट पूरा हो गया है। पंडित राज शर्मा जी। लावनी जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, ये गालियों से भरी शब्दों को आप प्रधानमंत्री के तीखे तेवर मत करिए, ये भी संदेश गलत चला जाता है। जो गलत है। जब आप किसी शब्द को कहते हैं उस शब्द का रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। और एक और बात है, मैं अपनी बात कह सकता हूं, जिसने जो समझी वो ही माना गया। ये मुजरा शब्द क्या होता है? मैं सच कहूं तो मुझे भद्रकाली की कसम लौंग खाई मैंने कि ये शब्द कहने से पहले लौंग खा के बैठा हूं कि मैं पाप का भोजू ना बैठूं। क्या कह रहे हैं आप बताइए ना। आप गारंटी की बात करते हैं, मुझे लग रहा है जुबान फिसलने की गारंटी मोदी जी है, हर वक्त जुबान फिसल रही है। ये मुजरा शब्द महिलाओं का अपमान नहीं है, महिलाओं का अपमान नहीं है, उनका जो अपने परिवार के प्रति जो वफादारी होती है उसका भी वफादारी का भी अपमान है भाई। और मीडिया कह रहा है तीखे तेवर, कोई तीखे तेवर नहीं है, यह झटपटाहट है बिल्कुल। ये छटपटा रहे हैं हार की दृष्टि से, ये खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, इनका कुछ नहीं लेना चाहिए। और मैं कहता हूं देश की महिला को नहीं, जो बच्चे जहां पे वोटिंग हो रही है वहां भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल विरोध करना चाहिए। ये शब्द होते हैं प्रधानमंत्री, भाई मेरे देश के, भारत देश है, महान देश है, ताकतवर देश है, उल्टी सीधी बातें करोगे आप। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री जी का बेसिकली तो अब वो कार्यभाग में ऑफिसेटिंग प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, फुल फ्लैज अब है नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये तीखे तेवर उनके नहीं है भाई, ये तीखे तेवर कहां है? ठीक है पंडित राज शर्मा जी, मैंने बड़ी विनम्रता के साथ आपको सुना और अब मैं उम्मीद करती हूं कि जो मेरा अगला प्रश्न होगा बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दीजिएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाषाई मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर बड़े नेता को रखनी चाहिए। चंद बयानात हैं जो कांग्रेस के ही बड़े चेहरों की तरफ से दिए गए हैं और साल दर साल वो स्क्रीन पर चल भी रहे हैं। आपको याद होगा गंदी नाली का कीड़ा, आपको याद होगा नीच शब्द का प्रयोग किया गया था, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री को सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, नीच आदमी, जहर की खेती, मौत का सौदागर, ये सब कुछ किसने कहा था? मैं इसका जवाब और एक बात और आपने कहा कि महिलाओं के लिए, आपको याद है ना अभी कि आपके ही गठबंधन में आम आदमी पार्टी है साहब, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ एक शब्द नहीं कहा गया। जांच का विषय है, मानते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक महिला होने के नाते अगर वो कुछ बातें कह रही थी उस पर आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? इससे भी जरूरी बहुत कुछ चीजें हैं।
मुझे उम्मीद है पंडित कि राजचंद्र। मेरा भी जवाब आप धैर्य बिल्कुल से सुनेंगे। बिल्कुल 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 बोलिए। आ जाए मालीवाल पे, स्वाति जी पे आया। नहीं, हम पूरी बात कर रहे हैं। मैंने पहले वो पे फहरिस्त आपको याद दिला दी जो मैं- आपके मैं- ही मैं सब- कांग्रेस मैं- पार्टी के नेताओं की तरफ से हाँ, प्रधानमंत्री के लिए बोली गई थी। बस निवेदन है कि धैर्य से हाँ आप भी ठीक है सर, सुनेंगे तो बोलिए पूरी बात धैर्य से बोलिए कहूंगा। बोलिए बोलिए सर। स्वाति मालीवाल जी का जो भी कांड हुआ, मैंने उसका खंडन किया। मेरी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा मेरी संवेदना उनके संग है, उनको जो भी जरूरत होगी मैं साथ खड़ी हूं। ठीक है, ये दायित्व है उसके। किसी के पीछे कोई भी व्यक्ति तलवार तो नहीं चला सकता, कोई ये नहीं। फिर वो एक दिन के बाद या 2 दिन, वेरी नेक्स्ट डे वो अरेस्ट हो गए। जब सब जुडिशियल मैटर हो गया फिर खत्म हो गया। लेकिन तब है, क्या आपने कभी ये चलाया कि आज तक पहलवानों के संग इतना अत्याचार हुआ और मेरे देश के 150 इंची वाले प्रधानमंत्री ऑफिस सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कभी मुंह तक नहीं खोला? आपको कहना था ये। और अब मैं बताता हूं, ये नीच ये शब्द एक मेल नेता के लिए कहे ठीक है, लेकिन रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्ट पूरे देश की महिलाओं के लिए कहे। मुजरा, अरे वो कितना क्या बढ़िया जानेंगे? परसेप्शन, क्या जानेंगे? कितना बढ़िया रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट नहीं, आपने आप दिया। नहीं सा- आप परसेप्शन नहीं नहीं, बताइए देखिए क्या सही है, मैंने क्या दोनों गलत है। तरफ की ना, बात ना। की थी। मैं अभी रमाकांत जी के ना, पास ना। जाऊंगी You और are not निश्चित रूप supposed से to प्रश्न issue the करूंगी certificate. कि भाषाई मर्यादा कहां चली जा रही है। वो चाहे कोई भी ये सही पॉलिटिकल है। पार्टी हो। एक मिनट, मैंने एक मिनट। ओपन कमेंट में लावणी ही जी, बोला, एक मिनट। लेकिन आपको तो बात वो तब सही है। चुप गई जब मैंने आपकी बातें, आपके इतिहास के वो पन्ने खोल दिए। इसलिए आपको मतलब तब सही हो- तकलीफ नहीं, मुझे हुई। नहीं चुभी। मैं रमाकांत जी के पास जाती अच्छा, हूँ। वो ठीक है सही सर, है। अभी डिबेट में बहुत लंबी बात चलेगी सर, रमाकांत जी के पास जाने दीजिए। रमाकांत जी देखिए, अब उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट क्लियर कर दिया कि कब क्या क्या कहा गया था। यहाँ शायद प्रधानमंत्री वो रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट वाला पेज पढ़कर नहीं आए थे, वो आरक्षण की बात करते करते मुजरा पे पहुंच गए। लेकिन ये जो तीखे तेवर अपनाए जा रहे हैं, बात भाषाई मर्यादा की हो रही है। रमाकांत जी जवाब दीजिए। देखिए लावनी जी, पता नहीं विपक्षी दलों को क्या हो गया है। आज मैं कम से कम 3 से 4 चैनल पर मैं बैठ करके इसी शब्द के ऊपर मैं विश्लेषण दे रहा था, और मुझे लगता है जो कि पता नहीं ये हार की बौखलाहट है या पता नहीं किस चीज की बौखलाहट है विपक्षियों। अरे भाई, आप एक बात करिए, मुजरा शब्द अगर प्रधानमंत्री जी ने प्रयोग किया, मुजरा शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाल लीजिए भाई। मुझे लगता है जो हिंदी, उर्दू और मराठी में मुजरा शब्द का अर्थ है सम्मान देना। राज शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाई साहब गूगल कर लीजिए भाई साहब गूगल। चुप रहो, बेकार की बातें मत बोलो। फाइनल हो ही कर रहे जाए, हैं आप मुजरा का अर्थ क्या फाइनल हो ही समझते जाए हैं? भाई। आप मुजरा का अर्थ क्या अरे समझते हैं? आज बताओ। फाइनल हो जाए भाई। आप मुजरा का आज अर्थ ही क्या समझते हैं? कानून क्यों, आज ही फाइनल हो जाए। हमें समझा रहे हो? आज ही फाइनल हो जाए। फाइनल करने बने आप? अरे गलत समझाते हो, सम्मान देते हो। सब कुछ भाजपा फिर मैं कह दूंगा, बता रहा हूँ, सब कुछ आज भाजपा बड़े के सम्मान के शब्द मुझे आमने सामने लेकर आइए। आपके नेता पर कोई कुछ लागू नहीं सम्मान होता का क्या? शब्द है। पहले बताओ, आप- सम्मान का आपके शब्द नेता है मुजरा। में कोई लागू नहीं होता मुझे क्या? जवाब दो इस बात का। गलत अपने- समझा रहे अपने नेताओं हो। मैं को बता आप- रहा हूँ, अपने आपके नेताओं भोगी को बन कोई जाओगे। लागू नहीं इन होता। महिलाओं की आबरू से खेल रहे हो तुम सब लोग। कुछ- बेटी जलाओ सब पार्टी, कुछ क्या भाजपा शर्म नहीं आती? नेताओं को पहले बताओ, अपनी एज का ख्याल रखिए सब आप। कुछ हम ही रखेंगे। किसने यहाँ पर बेहतर एक वक्ता बना एक दिया? बात समझ में नहीं आ रही मुझे। मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है रमाकांत जी एक सेकंड, पंडित राज शर्मा जी एक मिनट। मैं अशोक जी आपके पास आऊँ, उससे पहले सर रमेश ठाकुर जी के पास चलना चाहती हूँ। रमेश जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, और इस भाषाई मर्यादा को लेकर आज हम दर्शकों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से भाषा का पूरा एक शब्द उठाया जाता है, शब्द को लेकर उसका विश्लेषण किया जाता है और अपने अपने तरीके से परसेप्शन रख दिया जाता है, आपको लग रहा है कि आज इस बार जो ये आरक्षण की आग निकली और इसके बाद ये मुजरा पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ये टारगेट कहां पर है? ये क्या आपको लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री के तीखे तेवर है, या फिर जो विपक्ष बात कहने की कोशिश कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, उसका एक आधार तैयार कर रही है? ये लावनी जी, मुझे लग रहा है ना, ये दौर चल पड़ा है, ये रुकने वाला नहीं है। और इसमें 2-3 चीजें सामने निकल के आती हैं। पहले तो ये है कि राजनीति जो सुचिता होनी चाहिए और एक मान मर्यादा के भीतर चुनाव करवाने चाहिए, वो किसी दल में अब नहीं रही। अब एक व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो दूसरा बढ़ के 2 गालियां देता है, तो अब इसमें एक जजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई एक ने तो कह दिया, फिर आपने भी 2 गालियां दे दी, तो उनमें और आप में फर्क क्या रह गया? अब थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पे प्रधानमंत्री से ये की जा सकती है कि कम से कम प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकलने चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई महिला, अगर वहां पे कोई नेता होती, अगर उनके कंटेस्ट में अगर ये शब्द निकल जाता तो और मुझे लग रहा है आग लग जाती है। लेकिन फिर भी है,
और ऐसे वर्ड को बोलने के लिए चुनावी प्रक्रिया या किसी भी समय को उसमें थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। लेकिन लावनी जी, ये चुनावी दौर है, मुझे लग रहा है कि 4 तारीख के बाद में ये इनकी रेलेवेंसी बचेगी नहीं, सब खत्म हो जाएगी। अब ये दोनों तरफ से गालियां दी जा रही हैं, ये नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, चलिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन जो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि परसेप्शन है, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। जो विपक्ष ये कह रहा है कि ये 40 के नीचे नहीं आएंगे और प्रधानमंत्री का ये बयान सेल्फ गोल साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक परसेप्शन तो ये भी है ना कि प्रधानमंत्री अगर इतने आक्रामक होते चले जा रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि 400 पार जो कहा गया था वो पहुंच रहे हैं उस टारगेट तक। नहीं, देखो प्रधानमंत्री ने 400 का जो आंकड़ा है उसका खंडन कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। अभी 3-4 दिन पहले ये प्रगति मैदान के मंडपम में जो प्रोग्राम हुआ एक निजी चैनल के, तो उसमें एडिटर के सामने प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि 400 का जो नारा है ये सामने विपक्ष को फंसाने के लिए है। तो ठीक है, मुझे लगता है शायद रमेश जी से संपर्क टूटा है। बहरहाल अशोक जी, आपके पास ही इसी मुद्दे को आप बढ़ाते हुए आपके पास आते हुए देखिए भाषा, रमेश जी मैं पुनः आपके पास आती हूँ, आपकी आवाज कट रही थी। अशोक जी, भाषा की मर्यादा, यहाँ पर देखिए राजनीति में शुचिता बहुत मायने रखती है, आपका चाल चरित्र व्यवहार बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई है, पूरे के पूरे जो चुनावी चरण 6 हो गए, उसके बाद 7वें चरण को मोल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष बाकी मुद्दे छोड़ के इसी मुजरा पॉलिटिक्स में ट्रैप हो गया है? अशोक क्या लावनी जी, विपक्ष क्या पॉलिटिक्स करेगा, इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि मोदी जी की क्या एक्टिविटी है। देखिए, लगातार रुपए की गरिमा गिराने के बाद अपने सरकार की और खुद अपनी लोकप्रियता को गिरते हुए देखने के बाद माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ऐतिहासिक रूप से नीचे गिराने का काम किया है। आज तक इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है लावनी जी जो इस स्तर तक नीचे गिर करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल विपक्ष के लिए किया हो। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि फला नेता ने ऐसे कहा विपक्ष का, वो नेता ने ऐसे कहा विपक्ष का। देखिए लावनी जी, प्रधानमंत्री पद एक संस्था होती है, देश की सर्वोच्च संस्था होती है और उसकी एक गरिमा होती है। आप प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप जब गरिमामय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इतना मतलब गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी इस देश की गरिमा भी तार तार होती है। पूरे विश्व में इसकी गरिमा तार तार होती है। जिस तरह से भाजपा के लोग मोदी मैजिक कहते थे, आज एक शब्द नया चर्चा में आ रहा है, मोदी मुजरा। तो मोदी मैजिक से आपने शिफ्ट किया मोदी मुजरा, तो अब आप बताइए इससे ज्यादा नीचे कहां गिरा जा सकता है लावनी जी? आप शब्दों को पकड़ के जो बातें कर रहे हैं ना, मेरा प्रश्न ये नहीं था। मैंने कहा कि आप एक शब्द में फंस तो नहीं गए आप लोग मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर आए थे वो मुद्दे आप पीछे छोड़ दिया, आपने एक शब्द पकड़ लिया। शब्द जाल में फंस तो नहीं गए आप लोग? देखिए, कोई शब्द जाल में नहीं फंसा है, हम लोग अपने मुद्दों पे कायम हैं। लेकिन हम लोगों को दुख इस बात का है, इस देश की गरिमा राजनीति की वजह से इतना तार कभी नहीं। देश की गरिमा और देश की महिलाओं को तबाहत बहुत ज्यादा लगी थी जब आप ही की पार्टी के मुखिया ने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। जानते हैं ना कि इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल। आप अगर रेपिस्ट के लिए कहते हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती है, तो आप कहां पर वार करते हैं? महिलाओं की अस्मिता पर ही नहीं बल्कि आप उनको पूरी तरह से मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। क्या ये भाषाई मर्यादा नहीं थी? लावनी जी, भाषाई मर्यादा की बात अगर किया जाए तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में बीएचयू की घटना आपको याद है, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के 4 लड़के ने उस बहन के साथ क्या घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये कह के, ये तो वही अच्छा है ना, एक उंगली तुम उठाओ, 2 उंगली मैं उठाता हूँ, फिर 4 तुम उठाओ, फिर मैं 5 उठाता हूँ। लेकिन मैं असल में जवाब नहीं देता हूँ, मेरा जवाब नहीं आया। मैंने आपसे सवाल पूछा था भाषाई मर्यादा पे, प्रधानमंत्री के शब्द पे मैंने रमाकांत जी से भी सवाल किया और पुनः उनसे सवाल करूंगी कि भाषाई मर्यादा क्यों भूली गई? जब आप 400 पार के नारे को आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो फिर भाषाई मर्यादा क्यों भूली गई? मैं जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से भी पूछूंगी कि जो भी बीते इतिहास में जिस तरीके के शब्द गढ़े गए, जिस तरीके के वाक्य गढ़े गए, क्या उससे देश की मर्यादा तार तार नहीं हुई थी? देखिए, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देके उनको डिफेंड कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं उन बयानों को? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं जिस बात को आपको समझना पड़ेगा
कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अगर कोई शब्द का इस्तेमाल हो रहा लावनी जी और किसी नेता विपक्ष के द्वारा कोई किसी शब्द का इस्तेमाल हो रहा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप चुनावी मैदान में। ठीक है, मैं मानती हूँ आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, तो उसी पद को तो आप लोगों ने नजरअंदाज करते हुए उनको नीच तक बना दिया, उनको मौत का सौदागर कह दिया, जहर की खेती कह दिया और पता नहीं क्या क्या कहा। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको मैं स्वयं बोल भी नहीं सकती, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। कुछ तो गालियों के भी गालियां इस्तेमाल की गई, मैं नहीं बोल सकती उन शब्दों को। अगर आप पद की गरिमा की बात करेंगे सर तो बहुत सारे काले चिट्टे खुल जाएंगे। रमाकांत जी, महत्वपूर्ण यह है, बार बार विपक्ष दरअसल ये कहने का प्रयास कर रहा है कि आप आगे बढ़ते बढ़ते ये भूल गए कि बढ़ते हुए भी कुछ लाइनें होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। प्रधानमंत्री का मुजरा शब्द साफ तौर पर यह बता रहा है कि ये आरोप लग रहे हैं, ये विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री खुद घबरा गए हैं, बीजेपी घबरा गई है क्योंकि आप लोग सत्ता से दूर जा रहे हैं। लावनी जी देखिए, मैं एक चीज मात्र यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, जो मुजरा शब्द का जो प्रयोग किया गया है, मैं हर जगह मैंने देखा है, चाहे वो उर्दू में हो चाहे कहीं पे भी, केवल आप एक तरफ विपक्ष सोच रहा है। हमने कहा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है जो कि आरक्षण जो आप धर्म के नाम पर आप देने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आरक्षण के लिए आप किसी भी एक विशेष वर्ग के सामने में आप मुजरा करें, मुझे लगता है जो कि मुजरा मतलब ये भी हो सकता है जो कि जैसे मैंने आपको कहा है, उर्दू, मराठी, हिंदी शब्द में मुजरा का अर्थ होता है सम्मान देना। आप उनके सम्मान में भले ही विशेष वर्ग के सामने में आप सम्मान की तरह खड़े रहिए, उनको सम्मान देते रहिए, लेकिन हम आरक्षण के ऊपर में जो आप चोट करना चाहते हैं, हम वो चोट नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है जो कि क्या भाषाओं की मर्यादा केवल प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए, क्या भाजपा के नेताओं को देखना चाहिए? और ये जो यहाँ पर बैठे हुए एक ही फैटर्निटी के, एक ही जो चट्टे बट्टे यहाँ पर बैठे हुए विपक्षी दल, तो क्या उनके लिए कोई ये चीज लागू नहीं होता है क्या? मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, जब आप वोट जिहाद की बात करते हैं, जब आप दलाली की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं जो कि मौत का सौदागर कहते हैं, चट्टा बट्टा क्या होता है? समय में, चट्टा बट्टा क्या होता है? ये चट्टा बट्टा क्या होता है? चट्टा बट्टा क्या होता है? एक बात बता रहा हूँ, तहजीब सीख लो, अनपढ़ों की तरह बात मत करना। ये चट्टा बट्टा क्या होता है? चट्टा बट्टा क्या होता है? आप बताओ पहले, मुजरा का आप क्या मतलब लेते हो? तो आप मुजरा करोगे, आप मुजरा करोगे, चलो मैं आपको मुजरा कराता हूँ। सम्मान है ना मुजरा का मतलब, तो मैं सम्मान करा दूं, तो मुजरा करो, आप करो मुजरा। शर्म नहीं आती आपको? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप खूब लगाइए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ना पंडित राज शर्मा जी को अलाउ करूंगी और ना ही रमाकांत मिश्र जी आपको अलाउ करूंगी। आप दोनों मेरे लिए रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, एक दूसरे पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अपनी अपनी पार्टी की तरफ से आपको जो कहना है आप कह लीजिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी पे नहीं, दोनों को नहीं, ना पंडित राज शर्मा ना रमाकांत मिश्र जी। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, डिबेट की मर्यादा, कम से कम यहां पर मर्यादा का ध्यान रखिए। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं अपने डिबेट में, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आइए चलिए टॉपिक पे वापस लौटते हैं, चलिए वापस आते हैं, टॉपिक पे ही वापस आते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। रमाकांत जी, आप बार-बार कह रहे थे कि भाषा की मर्यादा पे हम जब बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि देखिए विपक्ष के पास कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को बार-बार लाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर इस तरह से भाषा को तार पर रख देती है, अगर बार-बार विपक्ष के लिए तीखे तेवर अपनाते शब्दों के चयन में अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि जो बात हम लोग विपक्ष के लिए कहते हैं कि विपक्ष का सेल्फ गोल है, वो तो आपके लिए भी सेल्फ गोल साबित हो सकता है? यही परसेप्शन तो विपक्ष डालने की प्रयास कर रहा है। लावनी जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग किया जिससे कहीं पे भी भाषा का तार हो। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, ठीक है, उन्होंने पूरा बता दिया कि ऐसे किसी भी भाषा का, ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप लोग इंटरप्रिटेशन उसका गलत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो संगीत की एक विधा है। आइए पंडित राज शर्मा जी जवाब दीजिए। मैं इनसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि समझाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। नहीं, फिर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं पंडित जी, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनली नहीं होता। अब मुझे बोलने दीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो कह रही हैं कि विपक्ष उनके शब्दों से खेल रहा, मैं कह रहा हूं ये जो मुद्दा बन गया मुजरा का, ये जनता का मुद्दा है। जैसे जगन्नाथ वाला, इन्होंने ट्राई करते हैं ये लोग
ये ट्राई करते हैं कि जैसे वो पात्रा ने कह दिया कि ये तो जगन्नाथ भगवान भी इनके भक्त थे, अगर वो जनता खिलाफत ना करती तो ये वही चला देते। ये एक्चुअली बताऊं, अंधभक्त कौन होता है? जिसकी आंखें खुली हो लेकिन दृष्टिहीन हो। तो ये लोग अंधभक्त ये हैं, ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। जैसे चट्टा बट्टा, सांड, क्या शब्द ले रहे हो यार? अरे एक हाई स्कूल का बच्चा का अच्छा लगता है, हम लोग डिबेट में बैठे हैं, आप बीपी हाई कर लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई माफी मांग लो। मुझे एक बात बता दो, मुजरे का मतलब आप क्या लेते हो? अगर मुजरे का मतलब सम्मान है तो मैं आपको कहता हूँ मुजरा कर लो, चलो मैं आपको मुजरा करवा देता हूँ। और एक और बात, अभी विश्लेषक साहब ने एक और बात कही थी चलो कोई महिला नेता नहीं थी। अरे अभी जितनी जगह वो उन्हें वोट डालने, वहां महिलाएं भी एमपी लड़ रही हैं, इन्होंने उन एमपीओ के लिए कहा कि आप मुजरा कर लें इनडायरेक्टली। पंडित राज शर्मा जी, इतने ही तीखे तेवर बड़े अच्छे लगते जब चिराग पासवान की माता जी को भरी भीड़ में गालियां दी जा रही थी, उस वक्त भी अगर आप इतने ही तीखे तेवर अपनाते तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पर आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, इसलिए प्रश्न खड़े हो जाते। तो रण क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से तीखे तेवर अपनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दों का चयन उनकी तरफ से किया जा रहा है जिससे विपक्ष आग बबूला है और यहाँ पर भी परिस्थिति वैसी बन रही है। एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए मैं रमेश ठाकुर जी सीधे आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अब 6 चरण तो पूरे हो चुके हैं, 7वें चरण का वोट युद्ध अभी बाकी है और तपिश देखिए किस कदर बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री तीखे से तीखे होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके का तीखापन, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, क्या असल मुद्दे पीछे तो नहीं छूट जाएंगे? क्योंकि 7वां चरण बहुत निर्णायक चरण है, पूर्वांचल इसमें आता है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए आप तो जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से 2019 में कमाल किया गया था। क्या कहीं ये सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा? नहीं लावनी जी, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि देखो विपक्ष इस बार जो सत्ता पक्ष की जो स्ट्रैटेजी है वो समझ नहीं पाया। शुरुआत में पहला चरण जब बीता था तब तक विपक्ष की जो रणनीति थी बहुत बेहतरीन चल रही थी, चारों तरफ से घेरा हुआ था सत्ता पक्ष को, इवन मोदी जी को भी चारों तरफ से इन लोगों ने घेरा हुआ था। फिर उसके बाद में मोदी जी ने अपनी को सोचा चलता रहा तो चीजें बिगड़ जाएंगी। फिर उन्होंने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करा, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करा कि डिबेट उसी पे आ जाए, ताकि इनका मत उसी पे घूम जाए, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे थे। महंगाई का मुद्दा हो गया, मणिपुर का मुद्दा हो गया, कई सारे ऐसे मुद्दे थे। उन मुद्दों पे इस बार सत्ता पक्ष और मोदी जी आना ही नहीं चाह रहे थे और यही स्ट्रेटेजी थी, जिस तरीके से मुजरा निकलना, मीट बच्ची का करना, मंगलसूत्र का जी मुद्दे निकलते हैं और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसके बाद में वो खुद ही मजे लेते हैं बैठ के कि देखो मैंने तो एक शब्द बोल दिया, अब उसके बाद में पूरा विपक्ष गिर गया उसी में, उसी के आगे पीछे घूम रहा है। और यही चाहती थी सरकार भी चाह रहे थे कि वो असल मुद्दे पे आ पाए। तो मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष को इस बार पूरी तरीके से घेर लिया। और रही बात 400 का जो आंकड़ा जो आप कह रही हैं, मैं बताने वाला था अभी एक चैनल का जो प्रगति मैदान में प्रोग्राम हुआ था तो वहां क्लियर कर दिया प्रधानमंत्री ने। हाँ, परसेप्शन था और 400 का आंकड़ा सिर्फ हमें फासले के लिए था। लेकिन उस परसेप्शन में एक बात तो क्लियर है ना कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है। ये क्या कहा जा सकता है कि इस बार भी हैट्रिक लगाने वाले हैं मोदी? क्या कह सकते हैं ऐसा? देखिए लावनी जी, यहाँ पे 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। चुनाव बड़ा साइलेंट है, मध्यम चुनाव है, लेवल पे चुनाव है, जो लेवल होना चाहिए उससे भी नीचा है। उस लेवल से ज्यादा अगर चुनाव होता है तो एक कहते हैं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ लहर है। और जिस तरीके से हम लोग ने आपका पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और बाकी तेलंगाना देख रहे हैं, आंध्रा देख रहे हैं, 2-4 जो राज्य हैं जहाँ पे वोटिंग बहुत अच्छा, टर्नआउट बहुत अच्छा हो रहा है, तो वहां की तस्वीर बिल्कुल साफ है कि वोट टर्न किधर जा रहा है। लेकिन बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये लगता है कि ये सब कुछ सत्ता पक्ष के ही उसके पक्ष में जा रहा है, इसमें ज्यादा विपक्ष के लिए स्पेस है ही नहीं। ठीक है अशोक यादव जी, यही तो चाह रहा था सत्ता पक्ष, यही तो चाह रहे थे प्रधानमंत्री, यही तो स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की, जिसमें आप लोग ट्रैप हो गए। आपने मुद्दों के से राजनीति शुरू की, लेकिन मुद्दों के बाद आप शब्द जाल में फंसते गए और ऐसे होने के बाद ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कहा जाने लगा है कि ठीक है 400 पार नहीं होगा लेकिन सरकार तो जरूर बनने वाली है। ट्रैप हो गए आप लोग साहब। देखिए लावनी जी, जिस तरह से इधर कुछ दिनों में माननीय मोदी जी की भाषा का इस्तेमाल जो उन्होंने करना शुरू किया है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, मुझे लगता है कि देश की जनता को इस पे विचार करना चाहिए
कि 74 साल की उम्र में माननीय मोदी जी की जो मनोस्थिति ठीक नहीं है और उनको एक कुशल साइकेट्रिक और बेड और उनको रेस्ट की जरूरत है, कुशल साइकेट्रिक और उनको आराम की जरूरत है। और देश की जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि उनको बहुमत से काफी दूर रख दे ताकि मोदी जी आराम करें, क्योंकि एज थोड़ा ज्यादा है उनको, और एज फैक्टर को देखते हुए इस तरह की बातें हो रही आप हैं। मेरा प्रश्न नहीं समझ पाए थे। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया शब्द और उसी शब्द में फिर आप फंस गए। यही तो मेरा प्रश्न है, वही तो मेरा प्रश्न है कि इस स्ट्रैटेजी में जो कमाल की स्ट्रैटेजी चल रही है उसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। रमेश ठाकुर साहब भी तो यही बात कह रहे थे, मैंने भी प्रश्न यही किया था कि असल मुद्दे तो पीछे छूट गए, आप लोग तो सिर्फ शब्द जाल में फंस गए। नहीं लावनी जी, देखिए कोई शब्द जाल में नहीं फंस गए। जनता ये देख रही है, वो चाहती है कि मोदी जी आराम करें। 74 साल की उम्र हो गई है, मनोस्थिति ठीक नहीं है, उनको साइकेट्री की जरूरत है। और अगर जनता सुन 2019 से पहले भी आप लोग ये कह रहे थे, डिलीवर करने का तरीका बड़ा मायने रखता है साहब, डिलीवर करने का तरीका बहुत मायने रखता है। 2019 में भी आप लोग कह रहे थे, और 2019 की जो परिस्थिति थी जो आप लोगों के लिए थी, ना 3 में ना 13 में, वहां पर भी आप बीमार और बीमारी में समझ ही नहीं पाए कि आपको इलाज किसका करना है। आज भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बीमार का इलाज करना है या बीमारी का। समझ तो लीजिए साहब, आप ट्रैप में आ रहे हैं। रमाकांत मिश्र जी और फिर उसके बाद में राज शर्मा जी आपके पास आती हूँ। देखिए लावनी जी, ये वो नेता है, ये वो पार्टी है। जब सुखपाल खेहरा पंजाब में कहते हैं बिहार और यूपी वाले को बाहरी कहते हैं, और उनके लिए वो हटाने का एक अलग से ही ऐलान करते हैं, उस समय में इन नेताओं की मुंह में दही जम जाती है, एक शब्द में हिम्मत नहीं होती इनको बोलने की। देश के पंजाब की किसी की जागीर है क्या? पंजाब किसी की जागीर है? पंडित राष्ट्रपति जी, काउंटर आंसर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रमाकांत जी चुप रहिए। अभी रमेश भाई ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री जी एक शब्द कहते हैं और वो मजा लेते हैं। रमेश भाई इस बात को जानिए, प्रधानमंत्री मेरे देश का मेरा अभिभावक है, और अभिभावक अगर अपने बच्चों से, अपनी प्रजा से मजा लेता है तो मुझे ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी के लिए सर, उसी अभिभावक को तो आपके नेता जाके पाकिस्तान में कह रहे थे हटा दो, ये अभिभावक नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों से जाकर आप लोग हाथ मिलाते उन्हें हटाने के दोहरा चरित्र। देखिए, आपकी बात जहां सही थी, मैंने आपका समर्थन किया और सीधे रमाकांत जी से सवाल पूछा, लेकिन अगर आप अभिभावक की बात करेंगे, उसी अभिभावक को आपके लोगों ने नीच कहा था, मौत का सौदागर कहा था, जहर की खेती कहा था, और आप अभिभावक का हवाला दे रहे हैं। क्या करते हैं साहब? ये तो भूल जाते हैं, ये तो भूल जाते हैं। नहीं, सेलेक्टिव तो आप भी हो जाते हैं ना, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं साहब। जब आपकी बारी आती है तब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, उनकी बारी आती है तो आप लगते हैं पूरी तरह से घसीटने के लिए। देखो अशोक भाई 75 के हो गए हैं, याददाश्त में फर्क आता है, हम भी 75 के होंगे, भूल जाएंगे। ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं, अब नहीं है। आप तय करेंगे, नहीं बनाएगी, कतई नहीं बनाएगी। और रमाकांत जी, आपने जो मुजरे के लिए कहा ना, आज कह दो, अगर मुजरा सम्मान का नाम है तो क्या मुजरा करोगे? तो मुजरा कर लो, अरे मुजरा कर लो, मुजरा सम्मान की बात है ना। अरे तो मैं भी तो सम्मान के लिए कह रहा हूँ भाई। रमाकांत जी, आपका मुजरा जरूर करवाना, आपसे करवाना। आप सम्मान करेंगे, मेरी नजर में तो मुजरा सब बहुत गलत शब्द है, मैं उसके लिए माफी मांग सकता हूँ, लेकिन अगर आपके लिए सम्मान है तो मैं आपका मुजरा कराना पसंद करता हूँ। अरे बोलो, करोगे? अरे मुजरा करोगे? क्या बात कर देती हूँ? अरे पहले तो सम्मान का पात्र हो तो मुजरा कर लो, क्या करोगे मुजरा? एक शब्द निकला और दूर तक गया। रमाकांत जी और पंडित राज शर्मा जी, मैं रमेश जी, मुझे हंसी आ रही है। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले मेरा प्रश्न और आपका जवाब लगभग एक ही था। ट्रैप में फंस रहे हैं, मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। आप देखिए कि अभी पंडित राज शर्मा जी अभिभावक की बात कर रहे थे, इसी अभिभावक को क्या नहीं कहा गया, मैं बार बार याद दिला रही हूँ। क्या होता क्या है हमारे यहाँ कि ये जब अच्छा होता है तो गप कर लेते हैं, कड़वा तू कर देते हैं, जबकि सारा इतिहास ये कहता है कि सबके साथ ये बातें जुड़ी हुई है। अब महत्वपूर्ण चरण पे चले आते हैं, 7वां चरण, जिसे लेकर हम महत्वपूर्ण आज यहाँ बात कर रहे हैं कि टारगेट पूरा हो चुका है। टारगेट अगर पूरा हो चुका है तो क्या आने वाले समय में, ये जो अभी 2-3 दिन बाकी है, क्या इसके बावजूद भी हम भाषाई मर्यादा के और तीखे अंदाज देखेंगे? रमेश ठाकुर जी, प्रधानमंत्री ऐसा था ही नहीं कि कभी ऐसे शब्द प्रधानमंत्री के भाषण में हो। नहीं, ठीक है। रमेश ठाकुर जी, देखिए लावनी जी, देखो अब जो होना था वो हो गया, क्योंकि अब समय बचा नहीं और चुनाव पूरा बीत चुका। और प्रधानमंत्री ने जिस समझदारी से
और जिस कलाकारी से, समझदारी से उन्होंने पूरा चुनाव निकाला है, उनको पता है मुद्दे बहुत सारे थे। मणिपुर का मुद्दा था, और अभी उनके खिलाफ जो पंजाब हरियाणा का इतना बड़ा मूवमेंट किसानों को चल रहा था, वो उठ सकता था। दिल्ली का मुद्दा उठ सकता था, कई सारे ऐसे मुद्दे उठ सकते थे। तो को फांद के कैसे जाना है और पक्ष को पीछे कैसे रखना है, तो उन्होंने हर एक चरण हुआ है, एक दूसरा तीसरा, उसकी स्ट्रेटजी तो आप बनाई कह रहे है। हैं कि पीएम का टारगेट पूरा हो गया है। जिस तरीके की परिस्थिति बनाई गई, दरअसल विपक्ष इसमें ट्रैप में फंसता चला गया। हालांकि विपक्ष अब भी कह रहा है कि अंडर करंट है। अब करंट किसका है और किसको करंट जोर का लगेगा, इसके लिए 4 जून का इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी मन की बातें हम तक पहुंचाने के लिए। 4 जून को मिलेंगे जरूर, अभी से आमंत्रण दे रही हूँ आप लोगों को। मुलाकात होगी, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें उस दिन निकलेगी। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं, 7वें चरण से पहले की जो तस्वीरें हैं, जो चुनावी तपिश है, जो जुबानी जंग के माध्यम से निकलती हुई चुनावी तपिश है, वो बेहद निर्णायक मोड़ तक पहुंचने वाली है। ये मोड़ नया आयाम क्या लेकर आएगा, हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। रिलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। अफसोस की बात यह है बहन और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लगता।